सीटेट ऑनलाइन मोड में पूछे गए पेडागोजी के सवालात को आज हम लोग उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पता होना चाहिए कि सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू के एन सिलेबस के मुताबिक A to Z कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दस्तयाब कराया जा चुका है। इसके अलावा 3 मैराथन क्लासेस जो कि 2-2 घंटे की हैं और सीटेट उर्दू में 30 में से 30 नंबर आपको दिलाने में काफ़ी मददगार हैं, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोगों ने हमारी वो सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि एक लर्नर है जो श्रीनगर में मलयालम ज़बान को अपनी तीसरी ज़बान के तौर पर इंतखाब करता है और क्लासरूम में उसे पढ़ने और बातचीत करने से 1 साल के अंदर विदिन अ ईयर 1 साल के अंदर वो बोलने और पढ़ने के काबिल हो जाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो चूँकि जो स्टूडेंट है उसने लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग यानी कि ज़बान की आमोजिश, भाषा अधिगम कहेंगे। मादरी ज़बान जो होती है उसे सीखना ज़बान का हुसूल कहलाता है, लेकिन मादरी ज़बान के अलावा जब हम सेकेंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज सीखते हैं तो इसे हम ज़बान की आमोजिश यानी कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो पूछा जा रहा है, क्या है? तो 5+3+3+4, पहले 10+2 था उसको ख़त्म करके 5+3+3+4 कर दिया गया, यानी कि 5 साल बुनियादी, फिर 3 साल प्रारंभिक शिक्षा का, फिर 3 साल मिडिल, उसके बाद जो 4 साल होगा वो आपका माध्यमिक होगा। ठीक है ना? तो ये आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ना वो सही जवाब है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कवायद की आमोजिश के हवाले से व्याकरण सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि असल ज़िंदगी के मकासिद में इस्तेमाल करने के लिए कवायद की आमोजिश यानी कि व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में प्रयोग करना सीखना। क्या ये ग्रामर लर्निंग से रिलेटेड सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही है, हमसे गलत पूछा है। दूसरा है कि संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप से खोजना यानी कि सियाक को रखते हुए कुल्लियों का इंकशाफ करना, तो ये बात भी सही है। हम ग्रामर बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो संदर्भ में व्याकरण का, कंटेक्स्ट में ग्रामर का, सियाक में कवायद का इस्तेमाल करें, तो ये बात भी सही है। और संदर्भों के अनुरूप संदर्भों में अनेक रूपों का प्रयोग करना यानी कि सियाक में कुल्लियों का इस्तेमाल करना, ये भी कवायद की आमोजिश के हवाले से सही है। लेकिन जो तीसरा वाला कथन है कि भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरण के नियमों को सीखना, ये आपका ग्रामर टीचिंग से रिलेटेड, ग्रामर लर्निंग से रिलेटेड गलत है। क्योंकि हम ग्रामर इसलिए नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो सिर्फ ग्रामर के रूल्स को याद कर लें, बल्कि हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो अलग अलग सिचुएशन में ग्रामर का यूज़ करें और कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग ग्रामर का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमारा जो गलत होगा, जो दुरुस्त नहीं होगा, वो तीसरा वाला होगा, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगला सवाल की ज़बान की आमोजिश में ज़बान के कुल्लिया हामिल मवाद क्या हैं? अब इसे हिंदी में कहते हैं रूप उन्मुखी भाषा निवेश। तो ज़बान की आमोजिश में ज़बान के कुल्लिया हामिल मवाद जो हैं उसे आमोजगार का लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़ और कवायद के रूबरू होना ये हैं, यानी कि शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समझ प्राप्त करते हैं। जो लर्नर्स हैं वो वोकैबलरी और प्रोनाउंसिएशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर जो समझते हैं उसी को रूप उन्मुखी भाषा निवेश या ज़बान के कुल्लिया हामिल मवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। जो सीटेट ने पेपर बनाया ना, इंग्लिश से सीधे सीधे
हिंदी में और उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है, इसलिए। और ट्रांसलेट भी किसी अच्छे माहिर आदमी से नहीं करवाया है, गूगल ट्रांसलेट से करवा दिया है। इसलिए खाम मवाद जो है वो खाम मवाद तर्जुमा हुआ है, जो भाषाई परिवेश है, जो लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट है, उसका खाम मवाद तर्जुमा कर दिया है। अब खाम मवाद का मतलब होता है जो कच्चा मटेरियल हो, रॉ मटेरियल को खाम मवाद कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन यहाँ पे बाइलिंगुअल हम लोग कर रहे हैं ना, इससे आपको समझने में आसानी होगी। चलो, पढ़ने में मानियाती इशारे यानी कि जो वर्ड संकेत पठन में हैं वो क्या होते हैं, किसी शब्द का अर्थ होते हैं या फिर व्याकरणिक बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत होते हैं, या फिर वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो पढ़ने में जो मानियाती इशारे होते हैं, मानी अक्स करने में माविन उंदिये यानी कि हिंट और संकेत होते हैं, मानी को अक्स करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स होती हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। 2 स्टेटमेंट इनमें से सही हैं, कौन से सही हैं? तो एरर आर लर्निंग एरियाज यानी गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा हैं। एरर्स आर पार्ट्स ऑफ लर्निंग होना चाहिए था। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। गलतियाँ ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। गलतियों से बच्चे सीखते हैं, उनमें बसीरत, इंसाइट और अंतर्दृष्टि आती है। ठीक है, गलतियाँ आमोजिश में खलल हैं। एरर हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग बिल्कुल नहीं, खलल नहीं है, बल्कि ये तो गलतियाँ माविन होती हैं सीखने में। ठीक है, गलतियों को फ़ौरन इस्लाह कर देनी चाहिए, जी नहीं। आप गलतियों को एक कंटेक्स्ट में ले आके बिना बच्चों को एहसास दिलाए कि वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनकी गलतियों को सही करवाइए। ठीक है, एरर आर फीडबैक फॉर टीचर यानी गलतियाँ टीचर्स के लिए फीडबैक हैं, बाज़रसी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि अलिफ और दाल, ए और डी, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। देखो, ज़्यादा मवाद की हामिल ज़बान के खाम मवाद से क्या मुराद है, यानी व्हाट इज़ कंटेंट ओरिएंट लैंग्वेज इनपुट। कंटेंट ओरिएंट लैंग्वेज जो इनपुट हैं वो क्या हैं? पहला ऑप्शन है कि ज़बान के बरतने के तरीके पर ज़ोर देने वाले खाम मवाद, या फिर लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़, क़वायद वगैरह, या फिर खाम मवाद की पेशकश और उसकी तरतीब वो तंजीम, या फिर मालूमात पर इसरार करने वाले खाम मवाद। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, यानी ज़बान के बरतने के तरीके पर ज़ोर देने वाले खाम मवाद। यहाँ पे हमारा इनपुट विच फोकस ऑन हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, ये हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे देखो, बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर का जो अप्रोच है उससे रिलेटेड यहाँ पे 4 बयान दिया गया है। इसको पढ़ना है, बताना है कौन सा 2 बयान सही है। ठीक है, पहला है लफ्ज़ और फ़िक्रे की तकसीम को पहचानना, यानी कि शब्द और वाक्यांश को, जो वाक्यों का अंश होता है उसे पहचानना। तो लफ्ज़, फिर उसके बाद वाक्य, वाक्यांश, फिर वाक्य, उसके बाद स्टोरी, इस तरह से ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है वो बॉटम अप अप्रोच का है। ठीक है, बहस के खाका की तश्कील के लिए कलीदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल, यानी विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ पे ये आपका बॉटम अप अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मतन के लिए साख्त का इस्तिंबात, यानी विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, ये भी आपका बॉटम अप अप्रोच नहीं है। ठीक है, तरतीब व तंजीम के दौरान असल खाम मवाद को बरकरार रखना, यानी कि प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, ये आपका बॉटम अप अप्रोच की रणनीति है, स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे अलिफ और दाल, यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, पहले वर्ड्स पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कैट,
कैट, बैट, एप्पल, एलिफेंट। उसके बाद सेंटेंस होते हैं, उसके बाद आपकी स्टोरी होती है, फिर आखिर में पोएम होती है। यानी कि नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो वो हमारा बॉटम अप अप्रोच होता है, और ठीक इसके उल्टे जो होता है वो आपका अप टू बॉटम होता है। यानी पहले बच्चे को आप पोएम पढ़ाइए, फिर स्टोरी पढ़ाइए, फिर बच्चों को वोकैबलरी पढ़ाइए, और फिर लास्ट में अल्फ़ाबेट पढ़ाइए, तो ये आपका अप टू बॉटम होगा। तो ये दोनों अप्रोच, एक सवाल इससे आता है, याद रखिएगा। चलो, ज़बान के अंदाज़ा कद्र का ख़ास मकसद, लैंग्वेज असेसमेंट का जो मेन एम है वो क्या है? आमोज़गारों की हुसूल याबी यानी लर्नर्स की अचीवमेंट को मेज़र करना, या फिर क्लासरूम में आमोज़गारों की रैंक को चेक करना, या फिर मेज़र देयर ओवरऑल समेटिव असेसमेंट यानी बच्चों का जो मजमूई जो असेसमेंट है उसे चेक करना, या फिर मेज़र द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर यानी आमोज़गारों की ज़बान की महारत को चेक करना। तो ज़बान के अंदाज़े कद्र का जो मकसद होता है वो सिंपली होता है भाषा प्रयोग की जो क्षमता बच्चों में है उसको चेक करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है ना। चलो, आमोज़गारों में पढ़ने की आदत को फ़रोग़ देने की गर्ज से दर्ज झेल में से किसकी वकालत नहीं की जाती? निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की जाती? तो देखो, यहाँ पे मतन पढ़ते हुए इस्तिंबात करना यानी कि अनुमान लगाना, ये पढ़ते समय हम बच्चों को ये वकालत करते हैं कि आप पढ़ो, तो पढ़ते हुए आप मतन का जो मानी क्या हो सकता है उसका गेस करो। ठीक है। और मतन को हम साबिका मालूमात से जोड़ने के लिए, पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने के लिए भी हम बच्चों की वकालत करते हैं कि आप ऐसा करो। लेकिन हम सिर्फ सामग्री को पहचानना, सिर्फ टेक्स्ट को, सिर्फ पैसेज को डिकोड करना, इसकी हम वकालत नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़बान की दर्सियात का मकसद मुख्तलिफ रस्मी ज़बानों पर गिरफ्त को मजबूत करना, यानी कि भाषा की पाठचर्या का उद्देश्य विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि आमोज़गार मुख्तलिफ मज़ामीन के मवाद के लिए मौजू के मवाद को समझते और इस्तेमाल करते हैं, या फिर आमोज़गार समाजी उलूम और साइंस के मतन को समझते हैं, या फिर आमोज़गार रोज़मर्रा के तरसीली मकासद और काम काज के लिए ज़बान को बरतते हैं, या फिर मुख्तलिफ ज़बानों की रस्मी ज़बान की आमोज़िश करते हैं? तो यहाँ पे ज़बान की दर्सियात का मकसद मुख्तलिफ रस्मी ज़बानों पर गिरफ्त को मजबूत करना है। इसका मतलब है कि आमोज़गार मुख्तलिफ मज़ामीन के मवाद के लिए मौजू के मवाद को समझते और इस्तेमाल करते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बिक्स का मतलब पूछा जा रहा है बेसिक इंटरपोल कम्युनिकेशन स्किल। तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए, यानी जो सिचुएशन मौजूद है उसमें कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम बुनियादी तरसीली महारत यानी कि BICS कहते हैं। लैंग्वेज नीडेड फॉर हेयर एंड नाउ कम्युनिकेशन, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे आपको कम्युनिकेशन करना है तो आप जिस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे उसे बुनियादी तरसीली महारत यानी कि बिक्स कहेंगे, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। मानी अक्स करना यानी कि अर्थ के लिए अनुमान करना, ये क्या है? तो तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, इसका मतलब है मानी अक्स करना, यानी शवाहिद और मंतिक पर मबनी मानी का इखराज, ये मानी अक्स करने का मतलब है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। देखो, एक शिक्षिका क्या करती है? शिक्षार्थियों को 4 के समूह में बांटती है और उन्हें एक कहानी पढ़ने तथा उसका सार लिखने के लिए कहती है। जब विद्यार्थी समूह में काम कर रहे हैं तो जैसे और जब ज़रूरत पड़ती है वो उनकी मदद करती है। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने पेश करने के लिए कहती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? यानी कि टीचर एक स्टोरी बच्चों को देती है, कहती है इसको अच्छे से पढ़ो, इसका समरी, इसका जो सारांश है वो पहले लिखो, और उसके बाद इस कहानी को आप क्लासरूम के सामने इसको क्या करो, आप प्ले करो,
इसको पेश करो। तो ये जो टीचर काम करवा रही है और ज़रूरत पड़ने पे जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ बच्चों की मदद कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सहायता करना, ताउनी काम, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ए शॉर्ट स्टोरी इज़, ये जो मुख्तसर कहानी होती है ये कैसी होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, एनालिटिकल राइटिंग है, या फिर नैरेटिव राइटिंग है। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो अफसाना होता है, ये बयानिया तहरीर है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। देखो जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे ऑनलाइन मोड के, उनको आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मुमकिन है कि आप लोगों को लगे कि यार कैसे सवालात हैं, तो ये सवालात उतने भी मुश्किल नहीं हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में इसने मुश्किल बना दिया है। ऐसे अजीब अजीब अल्फाज का इस्तेमाल किया है ना कि देखने से मुश्किल लग रहे हैं। चलो, मादी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियात यानी कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता, मदर टंग पे बेस्ड जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसका क्या मतलब है। तो शिक्षार्थी अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में, मातृ ज़बान में शुरू करें और आगे कम से कम दो और ज़्यादा भाषाएं पढ़ें। यानी कि आप बच्चों को स्कूल में उनकी मातृभाषा में तालीम दो और बाद में अंग्रेज़ी और हिंदी या फिर कोई और ज़बान सिखा दो, तो इसे हम मातृभाषा पे आधारित बहुभाषिकता कहेंगे, हमारी ज़बान पे मबनी कसीर लसानियात कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। पहले आप बच्चों की मादी ज़बान से शुरू करो और बाकी और ज़बानें 2 या 3 जितनी ज़बानें आप सिखा सकते हो सिखा दो, तो वो हम कहेंगे उसको मातृभाषा पे, मदर टंग पे बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। कवायद की आमोजिश में अमलियाती मालूमात को, यानी कि लर्निंग नॉलेज, ये जो ग्रामर लर्निंग में जो प्रोसीड्यूरल जो नॉलेज है, जो अमलियाती मालूमात है, इसको क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं कवायद के कुल्लियों के अमल को समझना और उसका इतलाक़ करना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म वर्क्स एंड अप्लाई द सेम। यानी कि ये जो कवायद की आमोजिश में जो अमलियाती मालूमात है वो ये है कि हम ग्रामर के रूल को समझें और उसे कैसे अप्लाई करना है ये भी जानें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही होगा। ये एक्टिविटी है, इसको क्या कहेंगे। टीचर क्या कर रही है, विद्यार्थी को 4-4 के समूह में बांटकर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे रही है। किसी को गब्बर बना दे रही है, किसी को सांबा, किसी को जय, किसी को वीरू। ठीक है, भाषा के शब्द या वाक्यांश उनको देती है और वे अपने समूह में उस स्थिति पर, उस सिचुएशन पर उसको पेश करते हैं। ठीक है, एक्टिंग करते हुए वाक्यांश जो टीचर देती है उसको वो डिलीवर करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह से विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने के लिए अपना जो किरदार है उसको पेश करने के लिए कहती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो सिंपली रोल प्ले कहेंगे। ठीक है, यानी कि 4-4 का ग्रुप टीचर ने बनवाया, टीचर ने ग्रुप जो बनवाया है उसमें से ग्रुप में किसी को सांबा, किसी को जय, किसी को वीरू बना दिया। ठीक है, और फिर उनसे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करवाए, फिर हर ग्रुप से एक स्टूडेंट को निकाल के अलग एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्लासरूम के सामने परफॉर्म करने के लिए कहा। तो इसको हम सिंपली क्या कहेंगे, रोल प्ले कहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। खाम मवाद से पूर्व माहौल का मतलब क्या है। अब ये देखो कितना मुश्किल लफ्ज़ है, खाम मवाद मतलब होता है रॉ मटेरियल, लेकिन इसने जो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, जो समृद्ध भाषिक वातावरण होता है, उसके लिए इसने खाम मवाद लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर वो होता है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा ज़बान देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज़बान का यूज़ करते हैं। तो आमोज़गार के ज़रिए ज़बान को काबिल दीद, ज़िक्र और इस्तेमाल बनाना, ये निवेश समृद्ध परिवेश यानी कि जो आपका रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर है वो कहलाता है। जहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करें वही आपका रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर होता है। खुशहाल लिसानी
माहौल इसके लिए उर्दू में सही लफ्ज़ है। गुज़िश्ता साल जब ऑनलाइन नहीं होता था तो इसके लिए लफ्ज़ खुशहाल लिसानी माहौल इस्तेमाल किया जाता था। चलो, दूसरे मकासद के लिए ज़बान का इस्तेमाल शुरू करने के लिए क्लासरूम में आमोज़गार के लिए क्या अहम है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करने के लिए कक्षा में आवश्यक है? तो दूसरे मकासद के लिए ज़बान का इस्तेमाल जो है वो क्लासरूम में ज़बान का मवाद और तामुल यानी कि भाषा निविद और पारस्परिक संवाद ये स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी और इम्पोर्टेंट और आवश्यक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मीना मतन और बोलने में मुश्तमिल कोई एक लफ्ज़ मान लो तख़य्युल है, ठीक है, को पहचानती लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो इस तरह के लफ्ज़ियात को क्या कहेंगे? मीना किसी विशेष सामग्री में किसी शब्द सामना को वो पहचानती है लेकिन उसे वो प्रयोग नहीं कर पाती है, तो इसे हम किस प्रकार के शब्दावली कहेंगे? मारूफ यानी कि सक्रिय, जो कि वो यूज़ नहीं कर पा रही है तो ये सक्रिय तो होगा नहीं बल्कि निष्क्रिय होगा, यानी कि मजहूल लफ्ज़ होगा। मजहूल यहाँ पे इसने अनुवाद किया है इनएक्टिव वोकैबुलरी को इसने मजहूल लफ्ज़ यूज़ किया है। निष्क्रिय शब्दावली हिंदी में इसे कहा है। तो यहाँ पे निष्क्रिय शब्दावली, ज़ाहिर सी बात है किसी लफ्ज़ को बच्चे जान रहे लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पा रही है तो वो इनएक्टिव आपकी वोकैबुलरी होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। मुस्तनद मतन यानी कि अथेंटिक जो टेस्ट है, जो प्रमाणिक विषय वस्तु है, वो क्या होता है? तो एन ओरिजिनल ऑफ द कंटेक्स्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यानी कि सियाक से मतन का जो असल हिस्सा है, जो संदर्भ में से जो विषय वस्तु का जो मौलिक भाग है वो हमारा प्रमाणिक विषय वस्तु अथेंटिक टेस्ट मुस्तनद मतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड इन अ लैंग्वेज क्लासरूम दैट लर्नर वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज दिस इज़, यानी कि ये उम्मीद की जा रही है बच्चों से कि ज़बान क्लासरूम में बच्चे ज़बान से ज़्यादा ज़बान से और ज़बान पर काम करें। तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसे हम लैंग्वेज इंटरेक्शन या फिर इंगेज विद लैंग्वेज या ज़बान से तामुल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। भाषा से अंतःक्रिया हिंदी में इसको कहा जाता है। दर्ज सवाल या तहरीर किस नौइयत की है? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बताना है क्वेश्चन कैसा है। तसव्वुर करो कि आप कहानी में एक बेटा हो। इमेजिन यू आर द सन इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग इन योर डायरी एट द एंड ऑफ द डे। एक बेटा आप हो और अपनी भावनाओं को दिन की समाप्ति पे आपको लिखना है। तो ये जो सवाल है, ये जो तहरीर है, ये कैसी है? तो ये आपकी एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग है, जिसको हम कहेंगे इदराजी तहरीर, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ठीक है। चलो, आमोज़गार लिखने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। लर्नर अंडरगो द वेरियस स्टेजेस ऑफ राइटिंग। व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ राइटिंग नोन एज। ये जो बच्चा अलग अलग मराहिल से लिखने के गुजरता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम अमलियाती अंदाज़ नज़र यानी कि प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। तो ऑनलाइन मोड में पूछे गए उर्दू के जो सबसे मुश्किल सवालात थे आज मैंने हल कराए। मुमकिन है आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग लगी हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह इम्तिहान में। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हैदरी यूट्यूब फैन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 3 मैराथन क्लासेस जिसमें मैंने ऑनलाइन मोड के और ऑफलाइन मोड के दोनों सवालात कराए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू वेरी मच।